हे ऑल, आई एम अभिजीत रंजन। सो आज से मैं करंट अफेयर की प्लेलिस्ट लाने वाला हूं जिसमें से मैं सारी न्यूज की हेडलाइंस को कवर करूंगा और साथ साथ मैं एक चीज आपको बता देता हूं, करंट अफेयर एक ऐसा पार्ट है जिससे कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम में, चाहे आप कोई भी एग्जाम ले लें, ग्रुप डी ले लें, अप टू हाई लेवल यूपीएससी तक ले लें, आपको करंट अफेयर पूछेगा ही। और ये सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बता दूं कि ये 100% स्कॉलर सब्जेक्ट है, बशर्ते ये है कि आपको इसे सही तरीके से समझना है। और देखिए, इसको टाइम टू टाइम रिवीजन और मगअप करना है। इससे होता क्या है कि आपके दिमाग में कंफ्यूजन नहीं होगा। देखिए, करंट अफेयर यूट्यूब पे आपको काफी सारे सीरीज मिल जाएंगे, काफी सारे ऑनलाइन साइट है, सब चीज है, लेकिन उसमें काफी न्यूज़पेपर को कवर नहीं करता है। और आज के समय में करंट अफेयर आपको एज अ नागरिक भी, जिम्मेदार नागरिक भी, मैं कहना चाहता हूं कि करंट अफेयर एक ऐसा चीज है जिसको आप डेली बात करना चाहिए, इन द सेंस कि आपको रोजाना इस पे फोकस रखना चाहिए कि देश विदेश में क्या हो रहा है। और रही बात कि आजकल के जो मेन स्ट्रीम मीडियाज है, वो तो आपको पता ही है कि वो न्यूज चैनल नहीं चलाते हैं, वो कुछ और ही चलाते हैं। खैर, उनकी मैं बात नहीं करना चाहता हूं क्योंकि वो मीडिया से आपको नॉलेज गेन नहीं होगा। और प्लस और भी लोगों के काफी हेक्टिक शेड्यूल होते हैं जिसके कारण वो पेपर को सही तरीके से रीडिंग नहीं कर पाते हैं या उनको नॉलेज नहीं हो पाता है। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो कम से कम आपको हिंदू पढ़ना जरूरी होता है, और उसमें भी अगर अंडरलाइन करते हैं तो काफी समय जाया हो जाता है। लेकिन मैं आपको एक हिंट के तरीके से मैं सारे न्यूज़पेपर के हेडलाइंस को कवर करूंगा, और स्पेशली द हिंदू है, इसको मैं पूरा करवाऊंगा। इससे ये चीज होगा कि आपको पेपर बस केवल हेडलाइन पढ़ने की जरूरत होगी, क्योंकि मैं हेडलाइन के अंदर की सारी जो डिटेल्स है मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और प्लस जितने भी आपकी न्यूज एजेंसीज है, जैसे ऑल इंडिया रेडियोज हो गया, फर्स्ट पोस्ट हो गया, पीआईबी जो कि गवर्नमेंट न्यूज एजेंसीज है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, इससे काफी सारे सवाल बनते हैं। और इससे सवाल मैक्सिमम एसबीआई पीओ में बनते हैं। यूपीएससी में तो डायरेक्ट सवाल इसी से रहते हैं। प्रीलिम्स के फैक्ट्स सारे पीआईबी से रहते हैं। हिंदूज के मैं कभी कभी उसके आर्टिकल्स को मैं डिस्कस करूंगा, उसके जो एडिटोरियल होते हैं उसमें कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है मैं आपको बताऊंगा। यूपीएससी फैक्ट से कौन क्या आ सकता है, कौन से मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, मैं आपको सब चीज इस लेक्चर में आपको पूरा क्लियर करूंगा। इससे इस लेक्चर को देखने से आपको ये फायदा होगा कि सबसे पहले आपको नॉलेज अच्छी खासी हो जाएगी किसी भी करंट अफेयर की, हाँ क्या चल रहा है, गलत फेक न्यूज जितने भी आते हैं उससे आप सतर्क रहेंगे कि हाँ कौन सा न्यूज आपको सही है, कौन सा जज करना चाहिए, आपका किस तरह से आपका ब्रेन वर्क करेगा किसी न्यूज को देख के। क्योंकि मैं अगर किसी चीज को अगर डिटेल में बताता हूं तो कुल मिला के उसके प्रेजेंट को बताऊंगा, पास्ट को बताऊंगा, उसके रिलेटेड हिस्ट्री को बताऊंगा। देखिए, करंट अफेयर एक ऐसा चीज है ना जिसको 3 चीजों से आपको कनेक्ट करके देखना होगा, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल। 3 ऐसे चीज है जिसके बिना करंट अफेयर आपका अधूरा है। जब तक ये तीनों चीज आप किसी एक हेडलाइन पे फोकस नहीं करते हैं तब तक आप एज यूजुअल करंट अफेयर रट के जाते हैं। एग्जाम में मान लीजिए 30 क्वेश्चन आ रहा है, उसमें से आप मैक्सिमम 18 टच करते हैं, 19 टच करते हैं। कोई कोई सवाल ट्रिकी होता है जिसमें आपको विशेषण की जरूरत होती है, और वही विशेषण मैं यहाँ पे आपको कराऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं न्यूज ले रहा हूं इंडियन एक्सप्रेस की, ठीक है। मैं इंडियन एक्सप्रेस की हेडलाइन लेता हूं। सबसे पहला हेडलाइन ये है कि इटालियन मैरीन केस, एक तरह का केस हुआ था, इटालियन मैरीन केस, आईएमसी को ये है इटालियन मैरीन केस। अब ये समझते हैं कि ये केस क्या है, ठीक है। 2012 की ये घटना है जब इटालियन मरीन 2 इंडियन आदमी को मार दिए थे, शूट आउट कर दिए थे, ठीक है। अब ये इटली के मैरीन थे। अब जब ये इटली के मैरीन थे, इंडियन मैन को, 2 इंडियन मैन को जब शूट आउट कर दिए थे, तो जाहिर सी बात है इन पे केस चलेगा और केस इंडिया पे चलेगा। लेकिन
एक चीज ये है कि इंडिया पे इनका केस 2015 तक तो चल ही रहा था, फिर आता है एक ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम कहते हैं PCA। ये ऑर्गेनाइजेशन अब क्या है? PCA का फुल फॉर्म अगर हम देखें तो इसका है परमानेंट काउंसिल आर्बिट्रेशन। ठीक है, अब ये PCA क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि कोई कंट्री है, कंट्री नंबर X, कंट्री Y, ऐसे एग्जांपल ले रहे हैं आप, XY को कुछ भी सकते हैं, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, कुछ भी कर सकते हैं। यहां हम मान के चलते हैं, चलिए इटालियन ही ले लें, ये इटालियन हो गया और ये इंडियन हो गया। ठीक है, अब मान लीजिए दो कंट्री है, इटालियन और इंडियन, दो कंट्री के बीच में डिस्प्यूट होता है, तो ये PCA ये एक तरह का कोर्ट है, परमानेंट कोर्ट आर्बिट्रेशन। ये एक तरह का कोर्ट है जो दोनों कंट्रीज के डिस्प्यूट को समझता है। और अगर ये देखें तो देखिए प्रीलिम्स का एक सबसे पहला फैक्ट बनता है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। तो इसका हेडक्वार्टर है आपका हेग में, जो कि नीदरलैंड में है। और इसकी एस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी? तो 1899 में हुई थी। ठीक है, तो सबसे पहले ये प्रीलिम्स का फैक्ट बन गया कि PCA क्या होता है, इसका हेडक्वार्टर क्या है, और ये डेट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था। तो PCA में आपके इटालियन ने एक फाइल किया कि जो मेरे मरीन हैं उन्होंने गलती किया है और इंडिया के 2 मैन को शूट आउट कर दिया है, तो इन पे जो केस है वो मेरे यहां चले। तो फिर इसमें आता है एक और टर्म IT लॉस। ये अब क्या है? अब जब मैरीन है तो ये सी से रिलेटेड होगा, तो लॉ तो सी का लगेगा। तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल लॉ ऑफ सी। इसमें 2015 में फिर से इटालियन ने अपने मुकदमा को जाहिर किया और कहा कि कम से कम जो आपके मैरीन जो इंडिया के पास है उनको क्रिसमस मनाने के लिए वापस भेज दिया जाए इटली को। और यहीं से फिर जब 2015 में वो इटली गया तो फिर इन्होंने ध्यान से देखिए PCA पे जो आपका कोर्ट जस्टिस है वहां फिर से ये फाइल कर दिए ताकि उनकी सारी सुनवाई अब इटालियन में हो सके। देखिए इनकी चालाकी क्या थी कि सबसे पहले वो मेरे क्रिसमस में अपने पास बुला लिए और फिर क्या किए कि ये केस आपके PCA में फाइल कर दिए ताकि आपके जो भी मरीन उनके पास थे उनका केस उनके कंट्री में चल सके। तो अब क्या हुआ है कि अब PCA ने अपना वो सुनाया, फैसला सुनाया, तो कहा गया कि जो इटालियन मैरीन जो भी हैं वो उनका केस अब इटली में ही चलेगा। ठीक है, लेकिन प्लस इंडिया को देखते हुए भी, इंडिया का कंसीडर करते हुए उन्होंने ये कहा कि जो भी 2 इंसान की जान गई है उनका हर्जाना एक PCA प्लस ये कंट्री भरेंगे। तो एक तरफ से इंडिया को भी फायदा है कि उनको हर्जाना मिल गया, ओवरकम ये कर गए, और इटली को भी ये फायदा है इस केस में कि उनका जो केस है वो उन्हीं के देश में लड़ा जाएगा। तो ये सबसे पहला आपका न्यूज था। और सबसे अगर इंटरेस्टिंग बात देखें तो इसमें प्रीलिम्स का फैक्ट एक ही बनेगा, PCA का हेडक्वार्टर, डेट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, और अब केस कहां चल रहा है। 3 चीज। ये थी आपकी इंडियन एक्सप्रेस की पहली हेडलाइन। ठीक है, देखिए मैं इस सीरीज में सारे न्यूज़पेपर की हेडलाइंस को पूरे डिटेल से बताऊंगा, कोई भी हेडलाइन मिस नहीं करेगा। अब दूसरी हेडलाइन लेते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट, जो आजकल सबके अंदर ये एक्साइटमेंट भी है, लोग कंफ्यूज भी हैं कि हाँ ऐसा क्या हो रहा है, मतलब सब चीज प्राइवेटाइजेशन क्यों हो रहा है। देखिए एक खबर सबके पास है कि इंडियन रेलवे का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। अब ये प्राइवेटाइजेशन होता क्या है? देखिए प्राइवेटाइजेशन ये होता है कि भारत की जितनी भी नवरत्न कंपनीज है या कोई भी कंपनीज है उसकी जो अथॉरिटी है वो गवर्नमेंट के पास रहती है, लेकिन उस अथॉरिटी को पब्लिक में शिफ्ट कर देना, यानी कि उसकी जो शेयरिंग है, जो सबसे पहली शेयरिंग अगर कोई कंपनी देती है उसको IPO कहते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ये जो शेयरिंग है वो आपको प्राइवेट कंपनी के हाथ में देना, और इससे सरकार को 1 टाइम प्रॉफिट होता है,
क्योंकि सारे जो ये वन टाइम प्रॉफिट इसलिए हम इसको कहेंगे क्योंकि एक बार में कंपनी सारे गवर्नमेंट को पैसे पे कर देती है और इसके बाद इसकी सारी अथॉरिटी प्राइवेट कंपनीज के पास रहती है। तो इसको इस पे जितने भी रेवेन्यू आएंगे वो अब सरकार के पास नहीं, अब प्राइवेट कंपनी के पास होंगे। ठीक है, तो हाल फिलहाल में एक न्यूज आया था कि इंडियन रेलवे प्राइवेट हो गया। देखिए अब इसका ग्राउंड रियलिटी क्या है। रेलवे है उसमें 100% तो गवर्नमेंट का शेयर रहता है, लेकिन अब इसका 5% प्राइवेट कंपनी को दे दिया जाएगा। इसके लिए गवर्नमेंट ने RFQ रिक्वेस्ट फॉर क्वालिफिकेशन लागू किया है 5% के लिए, और ये 5% में 109 रूट में कम से कम 151 ट्रेन आपकी अब पब्लिक मैनेज करेगी। यानी कि इसकी जितनी भी रेवेन्यू होगी, जितने भी कॉस्टिंग होगी, सब ये पब्लिक के हाथ, प्राइवेट कंपनी के हाथ में जाएगी। और दूसरी बात, एक और इंटरेस्टिंग चीज है, केवल 5% हो रहा है। लोगों को पता है कि 100% कर दिया, नहीं, केवल 5% हो रहा है। और इसमें भी गार्ड और कोच के सब इंडियन रेलवे प्रोवाइड करेगा। बाकी जितने भी ट्रेन की रनिंग होगी, ट्रैकिंग होगी, लोकेशन होगी, डिटेक्शन होगी, सब चीज आपकी प्राइवेट कंपनी के हाथ में होगी, वो भी केवल 5% की। इसके लिए RFQ लॉन्च हो गया। दूसरी बात, इसकी जो बजट आ रही है वो आपकी 30 लाख करोड़ है। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये क्लियर, ये चीज हो जाना चाहिए क्लियर कि 5% केवल ऑथोरिटी अभी प्राइवेट को दिया है। और दूसरी बात, अगर हम प्राइवेटाइजेशन की देखिए, दोनों तरफ के नुकसान है। अगर हम सोच रहे हैं तो दोनों पक्ष से सोचें, लेकिन अगर हम कोई भी गवर्नमेंट पेपर लिख रहे हैं, कोई भी पेपर लिख रहे हैं, तो हम गवर्नमेंट की तो क्रिटिसाइज कर नहीं सकते हैं। तो इसको दो वे से हमको सोचना होगा। सबसे पहले प्राइवेटाइजेशन का, एक तो फेयर कॉस्ट इंक्रीज होगा। क्यों इंक्रीज होगा? क्योंकि पर ट्रेन 160 km/h से चलेगी, ऐसा कहना है। अब 160 km/h से चलेगी तो ऐसा ट्रैक चाहिए। ट्रैक में सबसे पहले कॉस्टिंग लगेगी, ठीक है, तो फेयर ऑटोमेटिक इंक्रीज होगा। दूसरी बात, जितने भी ट्रैफिकिंग सिग्नल है वो अब प्राइवेट के हाथ में जाएगा, तो प्राइवेट अपने से उसमें कुछ और ऐड करेगी, इनहेंस करेगी, कुछ रिड्यूस करेगी। तो उसमें जो खर्चा आएगा वो कहां जुड़ेगा? लोगों के खाते में जुड़ेगा, लोग उससे टिकट वसूलेंगे। जैसे एक अभी प्राइवेट ट्रेन चली थी कानपुर से दिल्ली तक लेके, आपको याद होगा, वंदे भारत एक्सप्रेस, ट्रेन 18 जिसका नाम था, तो उसकी फेयर देखिए राजधानी से डबल है। तो वही बात होती है ना कि खर्चा जाएगा आपके मैन पे, जो भी मैन पावर का भी जो खर्चा है वो सब लोगों से वसूला जाएगा। और दूसरी, अगर प्राइवेटाइजेशन की अगर हम फायदे की बात करें तो सबसे पहले आपका ट्रेन की जो भी लेट होती है, लेट जो सिनेरियो लेट की चलती है जो ट्रेन, वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो हमें तो अक्सर गवर्नमेंट के प्लस पॉइंट को ही एग्जाम में लिखना होता है, रिटन पेपर में लिखना होता है, और MCQ में बस ये आपको बजट पूछ देगा, कितने % प्राइवेटाइजेशन गया है ये पूछेगा। अब हम आते हैं आपके फिर से एक और हेडलाइन पे, जो कि है DAC। पहले आप समझिए DAC का फुल फॉर्म होता है डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल। अब ये DAC होता क्या है? तो देखिए, DAC आपका मेन बॉडी होता है डिफेंस सेक्टर का, ठीक है। अभी हमारे डिफेंस मिनिस्टर कौन है? राजनाथ सिंह, उनका लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी है यूपी। तो देखिए, डिफेंस सेक्टर का ये मेन बॉडी होता है, यहीं पे ये डिसीजन लिया जाता है कि कब अपडेटेशन चाहिए, कब अपडेशन चाहिए, कब क्या चाहिए, कब सेना को क्या जरूरत है, कौन सी आपके एयर जेट की जरूरत है, कितने एयरक्राफ्ट चाहिए, कितने अपडेट चल रहे हैं, और इसके जितने भी जो हेड होते हैं वो डिफेंस मिनिस्टर होते हैं, ठीक है। तो अभी सेना में आपको भी पता है चीन का अतिक्रमण गलवान घाटी में, पैंगोंग त्सो में, और फिंगर 4 है, ये सब में हो रहा है, और अरुणाचल प्रदेश में भी आप थोड़ा सा घेराव कर लिया है। तो इसके कारण अब जो इंडिया ने डिफेंस सेक्टर में 3 चीज को अपडेट किया है। सबसे पहला फाइटर जेट, दूसरा क्या किया है? मिसाइल सिस्टम, तीसरा क्या किया है? एयरक्राफ्ट। अब ये देखिए, एयरक्राफ्ट में 33 एयरक्राफ्ट को अभी इंट्रोड्यूस किया है, जिसमें से क्या है? 21 MiG-29,
एक आपका क्या है 12 सुखोई 30। अगर हम मिसाइल सिस्टम की बात करते हैं तो 3 तरह का मिसाइल सिस्टम है। सबसे पहले है पिनाका, दूसरा में आपका हो जाएगा अस्त्र, तीसरा में आपका हो जाएगा LACM। LACM का फुल फॉर्म हो जाएगा लैंड अटैक क्रूशियल मिसाइल। ठीक है, तो अगर हम मिसाइल सिस्टम की बात करते हैं, तीनों मिसाइल सिस्टम के बारे में मैं डिस्कस करूंगा। सबसे पहला है पिनाका। पिनाका जो है डिफेंस सिस्टम है, ये आपका ऐसा डिफेंस सिस्टम है जो ऑल वेदर में काम कर सकता है। कोई कोई आप डिफेंस इक्विपमेंट देखिएगा या डिफेंस क्राफ्ट देखिएगा या जो भी इक्विपमेंट देखिएगा, वो रात में नाइट विजन में काफी प्रॉब्लम करता है। ये ऑल वेदर है। अस्त्रा की बात करते हो एयर टू एयर मिसाइल है, मींस टू से कि हमारे जहां दृष्टि है उसके ऊपर से ये बम्बार्डिंग कर सकता है और आपके टारगेट को निस्नाबूद कर सकता है। तीसरा है LACM, मतलब लैंड अटैक क्रूशियल मिसाइल, लैंड से अटैक करता है। तो ये 3 तरह का आपका मिसाइल सिस्टम हो गया। अब आता है फाइटर जेट के बारे में। फाइटर जेट तो आपको पता है, इसमें सब चीज बैटरी कंपोनेंट सारे चीज एक ही में फिक्स रहते हैं और ये अपने टारगेट पे डिप्लॉय करता है सीधे। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें, ये जितना भी आपका 33 एयरक्राफ्ट आया है, इसका कॉस्ट कितना है 39 लाख करोड़ रुपीस। ठीक है, और अगर हम ये भी बात करते हैं, थोड़ा सा और देख लीजिए कि जो एयरक्राफ्ट MiG-29 आया है वो रसिया से आया है, और 12 जो आपका सुखोई 30 है वो आपका HAL द्वारा बनाया गया है। HAL क्या है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड। अगर हम और बात करते हैं, जो तो पिनाका है उसको DRDO द्वारा डेवलप किया गया है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर आपका न्यू दिल्ली, और अस्त्रा भी DRDO द्वारा बनाया गया है। तो कुल मिला के ये देखिए कि चाइना के अतिक्रमण के कारण इंडिया ने भी अपडेट कर लिया है। सबसे पहला आपका मिसाइल सिस्टम है पिनाका, अस्त्रा, LACM, 12 MiG-29, 21 MiG-29 और 12 सुखोई 30 पे, और कुल कॉस्ट कितना जाएगा 39 लाख करोड़ रुपीस। नेक्स्ट पे बात करते हैं। अच्छा, काफी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट अभी चल रहा है, काफी इंटरेस्टिंग। किसी कंट्रीज में कभी कभी काफी इंटरेस्टिंग न्यूज आ जाता है, वो हमारे एग्जाम के लिए भी जरूरी है और ऐसे भी समझने के लिए जरूरी है। देखिए, एक रशिया की बात करते हैं। अभी हम लोगों ने जाना है कि राजनाथ सिंह है रशिया के दौरे पे गए थे। ठीक है, वो लोग इसलिए दौरे पे गए थे क्योंकि अभी वर्ल्ड वॉर 2 में जो रशिया है, किम जोंग उन, जो साउथ कोरिया के जो आपके हेड हैं, उनको सम्मान दिया है। ठीक है, तो वर्षगांठ जो हुआ है आपका 75वां वर्षगांठ, उसमें राजनाथ सिंह भी अपने गए हैं। ठीक है, तो रसिया में एक नया कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया है। अब ये देखिए, नया कॉन्स्टिट्यूशन क्या है कि रसिया में कोई भी प्रेसिडेंट का टर्म 2 बार होता है, और 2 बार का जो आपका टाइम स्पैन होता है वो 6-6 साल का होता है, यानी कि कुल मिला के 2 साल पर 6 ईयर। ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा 6 + 6 12 ईयर। ठीक है, 12 ईयर होता है। तो रसिया के अभी प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन। तो ऐसा कहा गया है कि जो अभी नया कॉन्स्टिट्यूशन बना है, जो हमारे पहले रसिया के जो प्रेसिडेंट थे उनका कार्यकाल 2024 से स्टार्ट होगा, यानी कि जो पहले थे, जो अभी प्रेजेंट ईयर चल रहा है 2020 या 2019, जो प्रेजेंट पिछले ईयर था, वहां से उनका बेस ईयर काउंट नहीं होगा, उनका बेस ईयर काउंट होगा 2024 से। तो कुल मिला के ये देखिए कि इनका अगर हम 12 साल टर्म रेट जोड़ते हैं तो कितना होगा 2036, यानी कि कुल मिला के ये प्रेसिडेंट बने रहेंगे 2036 तक। और जब न्यू कॉन्स्टिट्यूएंसी लागू हुआ है तो 4 तरीके की बात आई है। सबसे पहला, गवर्नमेंट के इंटिटीज में रीऑर्गेनाइजेशन होगा। दूसरी बात करें, गे मैरिज है, ये बंद हो गया है। तीसरी बात करें,
तो यहाँ के जो भी पेंशन्स है उनको इंक्रीज किया गया है। और चौथी बात करें तो यहाँ डुअल सिटीजन से हटा दिया गया है। ठीक है, तो ये 4 तरह का आपका अमेंडमेंट अभी न्यू कॉन्स्टिट्यूशन में हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये क्वेश्चन पूछेगा कि दो कब तक उनका डेट एक्सटेंड हुआ है, तो आप क्या बोलेगा, टू 2036। सो अब चलते हैं थोड़ा एनवायरनमेंट के तरफ। ठीक है, ये खबर इकोनॉमिक टाइम्स से लिया गया है, तो आइए एनवायरनमेंट की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले एक चीज देखते हैं, हमारे नेचर में 82 साल बाद कुकरी सांप पाया गया है। कौन सा सांप? कुकरी सांप पाया गया है। और ये कहां पाया गया है? ये पाया गया है आपका दुधवा नेशनल पार्क में। अब ये दुधवा नेशनल पार्क कहां है? तो उत्तर प्रदेश। अब देखिए, इतना तो इजी क्वेश्चन पूछेगा नहीं कि दुधवा नेशनल पार्क कहां है, ये ग्रुप डी का लेवल का सवाल है। अब ये देखिए, रिलेटेड जो भी आपके नेशनल पार्क है वो जरूर पूछ सकते हैं, वो आपके एसबीआई पीओ में पूछेंगे। सबसे पहले पूछेंगे बनरघट्टा, ये अभी ट्रेंड में न्यूज में था, क्योंकि यहाँ पे एनिमल को आप गोद ले सकते हैं पैसा देके। तो बनरघट्टा कहां पे है? बेंगलोर। डिब्रू साइकोवा, यहां पे अभी खुदाई चल रही है, ये कहां पे है? असम। और देखिए तडोबा, तडोबा कहां पे है? महाराष्ट्र। भीतरकनिका, ये कहां पे है? ओडिशा। तो ये सब जो अभी न्यूज में है ये बस आपको देख लेना है, इतने सारे, बस ये सब याद रखिए। बनरघट्टा एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डिब्रू साइकोवा जनरली ट्रेंड में अभी चल रहा है। टडोबा महाराष्ट्र में चल रहा है, यहाँ पे भी न्यू स्पीसीज पाया गया है। और आपका भीतरकनिका ये उड़ीसा में, और भी सिमलीपाल भी उड़ीसा में है। राजा जी आपके उत्तराखंड में है, जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में है, काफी ऐसे सारे हैं, लेकिन ये जो 4 हैं ये आपके न्यूज में है। हाँ, अब ये देखते हैं, एक जगह है ओकावांगू। अब ये ओकावांगू क्यों न्यूज में? सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि साउदर्न अफ्रीका में ये पड़ता है, ये साउदर्न अफ्रीका में पड़ता है। साउदर्न अफ्रीका में पड़ता है और साथ साथ ये लैंडलॉक कंट्री है। लैंडलॉक कंट्री क्या होता है? मान लीजिए कंट्री है, इसके चारों ओर लैंड है, देश है, इसके पास कोई भी जल रिसोर्सेज नहीं है, कोई भी यहाँ ओशन नहीं है, चारों ओर लैंड से घिरा हुआ है, कोई भी ओशन नहीं है। तो ये सबसे पहले लैंडलॉक कंट्री। अब ये क्यों न्यूज में? सबसे पहले ये न्यूज में है क्योंकि यहाँ अचानक से 100 हाथी डेड कर गए, कोई रीजन नहीं, अचानक से डेड कर गए। ठीक है, ऐसे ही आपके अभी हाल फिलहाल में पिग क्या कहते हैं, एशियन पिग हुए थे। एशियन पिग अभी हाल फिलहाल में मरना शुरू हुए थे, जहां पे मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल अभी गए थे। तो इसी हिसाब से क्लासिक स्वाइन फ्लू हुआ था जिसको कहते हैं। तो इसी हिसाब से 100 यहाँ हाथी मर गए। अब दुनिया में कितने तादाद है? ये प्रीलिम्स का फैक्ट है। ये दुनिया में आपके हैं 1,03,000। ये दुनिया में अभी कुल मिला के हाथी है। तो ये चीज आपका प्रीलिम्स फैक्ट बन सकता है। और ये क्यों न्यूज है? सीधे लिखेगा कि ओकावांगो इज न्यूज वाई, तो आपको बताना होगा यहाँ पे 100 हाथी की अचानक से मौत हो गई। और कहां पड़ती है? अफ्रीकन कंट्री है, साउदर्न अफ्रीका में पड़ती है। अब आते हैं हमारे हिंदू, पीआईबी, इकोनॉमिक टाइम्स, सारे करंट अफेयर पे न्यूज, सारे करंट अफेयर पे, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के थ्रू। एग्जाम के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है और आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है, नॉलेज के लिए। सबसे पहले अगर हम शुरू करते हैं इकोनॉमिक टाइम्स से, तो ट्रेड डेफिसिट,
अब ये ट्रेड डेफिसिट होता क्या है, देखिए मान लीजिए कोई कंट्री है, चलिए ये इंडिया है, ये चाइना है, ठीक है। अब इंडिया क्या करता है, इंपोर्ट कितना कर रहा है, एक्सपोर्ट कितना कर रहा है, ठीक है। अब जब इंपोर्ट की वैल्यू ज्यादा होती है और एक्सपोर्ट की वैल्यू कम होती है, और ये दोनों का जो डिफरेंस है उसी को हम ट्रेड डेफिसिट कहते हैं, ठीक है। अब जाहिर सी बात है कि हमारा जो रोजमर्रा का सारा सामान है, इवन टूथब्रश भी है, वो चाइना से आता है। तो हम अगर 2019 के डेटा को देखते हैं तो ये पाते हैं कि इंडिया जो है वो एक्सपोर्ट ओनली 16.6% कर रहा है और इंपोर्ट कितना करवा रहा है आपका 65.6 इंपोर्ट केवल करवा रहा है। तो सोच लीजिए कितना डिफरेंस है, 16.6 65.6। अब ये दोनों का डिफरेंस जाएगा ट्रेड डेफिसिट में। तो कुल मिला के ये देखा गया है कि जो ट्रेड डेफिसिट है अभी अभी क्योंकि अभी आप देखे हैं कि सबसे पहला 59 चाइनीज ऐप बैन हुआ, उसके बाद देख रहे हैं कंस्ट्रक्शन रोड का जो नितिन गडकरी साहब है वो कंस्ट्रक्शन में जितने भी बीएसएनएल का जो भी कंस्ट्रक्शन हो रहा था उसको बंद किया, तो जो ट्रेड डेफिसिट है वो सीधे डाउन चला गया, ठीक है। अब हम आते हैं फिर से इन्वायरमेंट न्यूज पे। तो आपको एक प्रीलिम्स का फैक्ट बता देते हैं, जो हमारे इंडिया में टाइगर है अभी वो कितना है 2967, अभी काउंटिंग हुई है, ये टाइगर है कितने 2967। तो ये 2 नेशनल पार्क है और बीच में एक जगह है, ये है आपका राजा जी और दूसरा है आपका ये आपका राजा जी हो गया और दूसरा है ये राजा जी है और ये राजा जी आपका उत्तराखंड में पड़ता है और ये बीच में शिवालिक जगह है, क्या है शिवालिक। ये आपका शिवालिक एक जगह है, ठीक है। और यहां पे है पीलीभीत, ये कहां पे है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो ये देखिए ये जो राजा जी हैं और पीलीभीत है ये दोनों के बीच में, ये उत्तराखंड में पड़ता है ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है, दोनों की जगह एक खाली गैप है जिसको शिवालिक कहते हैं। शिवालिक ये एरिया है। अब ये शिवालिक में यहाँ के गवर्नमेंट मतलब यहाँ के जो आपके सीएम है उत्तराखंड के सीएम से रिक्वेस्ट किए हैं कि इनके पास जो भी एक्स्ट्रा टाइगर है या टाइगर रिजर्व में है, जो भी टाइगर आपके टाइगर रिजर्व है ये, तो इसमें कुछ टाइगर को यहाँ पे शिफ्ट कर दे ताकि ये भी शिवालिक भी आपका टाइगर रिजर्व बन जाए। अब ये जब शिवालिक टाइगर रिजर्व बनेगा तो ये तो इसका उत्तर प्रदेश का पार्ट आ गया, तो उत्तर प्रदेश में कितने हो जाएंगे 4 टाइगर रिजर्व हो जाएंगे। सबसे पहला कौन हो जाएगा अमनगढ़, पीलीभीत, दुधवा अभी हम डिस्कस किए पहले, और एक हो जाएगा आपका ये शिवालिक टाइगर। और अभी रिसेंटली गुरु घासीदास जो कि उत्तराखंड में एक टाइगर रिजर्व है उनको दिया गया। दूसरा है एमएम हिल्स, ये है कर्नाटका में। तो कुल मिला के ये देखिए कि इंडिया में 2967 टाइगर्स हैं और शिवालिक अभी कंफर्म न्यूज नहीं आया है, ये भी टाइगर रिजर्व बन जाएगा। तो कितना टाइगर रिजर्व हो जाएगा आपके उत्तर प्रदेश में 4। ये प्रीलिम्स का फैक्ट है, ये ध्यान रखिएगा। अब आते हैं थोड़ा सा बैंकिंग सेक्टर में। बैंकिंग सेक्टर में सबसे पहले हम एचडीएफसी बैंक की बात करते हैं। तो एचडीएफसी बैंक काफी सारे न्यूज में है। सबसे पहला ही अगर आप देखें तो किसान धन, दूसरा हम हार नहीं मानेंगे,